मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता। नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से आज कुछ विचार दिल की बात में। आज तारीख है 23 जनवरी 2021। तो आज दिल की बात में सुभाष चंद्र बोस की बहुत चर्चा हो रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमारे आदरणीय नेताजी थे और खास करके आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उस बारे में आप सुबह से टेलीविजन पे आप देख रहे होंगे, अलग अलग तरीके की बातें आ रही। मैं थोड़ा सा कुछ उनके कोट्स बताऊंगा, कुछ उनके जन्म बारे में बताऊंगा, कब हुआ, उन्होंने क्या क्या काम किया। मैं ब्रीफ में 1-2 मिनट के अंदर बताना चाहता हूं अपनी दिल की बात। इससे अपने को सीखने को मौका भी लगता है और साथ साथ कुछ बच्चों को और बड़े लोगों को ज़्यादा जानने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो सुभाष चंद्र बोस जी 23 जनवरी 1897 में पैदा हुए और उनकी मृत्यु 1945 में हो गई। अब केवल उनका 48 साल की उम्र तक जिए वो। ये बहुत कम उम्र में ही इनको जीवन त्याग करना पड़ा। बंगाल में जन्म हुआ, शिक्षा इनकी बीए थी, ऑनर्स किया हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई करी। कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1938 में। आज़ाद हिंद फौज इन्होंने बनाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी और सबसे बड़े नेता रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1921 में इन्होंने बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। 37 में इनका विवाह हुआ और इनके सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंग देखिए। तो बताया जनवरी 1897, 23 जनवरी आज उनका जन्मदिन है। 125 साल बीत चुके हैं। 18 अगस्त 1945 में इनका मृत्यु हो गई। तो भारत के स्वतंत्रता संग्रामी के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से, द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया हुआ जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था। उस समय अत्यधिक प्रचलन हो गया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों से 1941 में ही उनको खत्म करने का आदेश दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ऐसे थे जो उन्हें लगता था कि केवल भारत के लोग ही अकेले आज़ादी नहीं दिला पाएंगे। तो उन्होंने जापान और जर्मनी की सहायता लेने का प्रयास किया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया सिंगापुर में, और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। देखिए बहुत बड़ी बात है, दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में, जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जर्मनी का जमकर मोर्चा लिया। तो ही वॉज ए वन मैन आर्मी। ऐसा नहीं था कि उनके साथ काफी लोग जुड़े हुए थे, लेकिन उनका दिमाग था कि हमें भारत के बाहर के लोगों के साथ मिलकर ही भारत के में जमे हुए अंग्रेजों को छुटकारा मिल पाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। देखिए स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार उन्होंने बना ली 1943 में ही, आज़ादी मिली 1947 में, लेकिन उन्हें एक अस्थायी सरकार बनाने का उनको एक प्रेरणा मिली और उन्होंने सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकार ने मान्यता दी। यानी कि अगर देखा जाए तो उन्होंने 1943 में ही एक तरह की आजाद हिंद फौज बना के एक अस्थायी सरकार बना डाली 1943 में ही, जबकि अंग्रेज उस समय थे। और जर्मनी, जापान और फिलीपींस, कोरिया और चीन जैसे, इटली और आयरलैंड जैसे देशों ने, 11 देशों की सरकार ने मान्यता दे दी कि आप आजाद हो गए हो। उन्होंने आजाद हिंद फौज बना दी और उसकी आजादी की सर्टिफिकेशन भी जर्मनी और जापान और फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, इवन चीन, चाइना, इटली
और आयरलैंड जैसे देशों ने सरकार की मान्यता दे दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए, और ये अस्थायी सरकार जो बनी उसको अंडमान निकोबार द्वीप भी दे दिए जापान ने। सुभाष उन द्वीपों में गए उनके और उनका नया नामकरण कर दिया। ये 1943 की बात है। 1944 में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 में 22 जून 2044 तक लड़ा गया। अप्रैल से लेकर जून तक युद्ध चला। आजाद हिंद फौज ने एक अकेले मिलकर लड़ाई करी, जिसमें महात्मा गांधी और बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई रोल नहीं था। जो यहाँ पे आजादी की लोकल लड़ाई चल रही थी, इसमें आजाद हिंद फौज में उनका कोई रोल नहीं था। कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया, यानी कि कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त कराने का काम आजाद हिंद फौज ने किया। ये हम लोग को शायद नहीं पता ये बात कि 1943 में उन्होंने अस्थायी रूप से भारत को आजादी दिला दी थी और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से लेकर 22 जून 1944 तक लड़ा गया। अप्रैल, मई, जून 3 महीने युद्ध लड़ा और भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 में उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रचारक जारी किया, जिसमें उन्होंने एक निर्णायक युद्ध में विजय के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। 6 जुलाई 1944, यानी कि एक तरफ महात्मा गांधी नॉन वायलेंस से देश को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ आजाद हिंद फौज से सुभाष चंद्र बोस अपनी अलग तरीके की लड़ाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल लोगों को सम्मिलित किया जो अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो ये एक तरह का बहुत बड़ी मुहिम थी उनकी, जो उन्होंने देश को आजाद करने पे एक पैरेलल लड़ाई करी, जो कि महात्मा गांधी की लड़ाई से अलग थी। नेताजी की मृत्यु को आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए, अभी भी जापान में 18 अगस्त जब इनकी मृत्यु 1945 में शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों को आज भी यह मानना है कि सुभाष चंद्र की मौत 1945 में नहीं होती, वे उसके बाद रूस में नजरबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए। नेताजी की मौत कब हुई, इसमें अभी भी कंट्रोवर्सी है। जैसा कि 18 अगस्त 1945 में जैसा माना जाता है कि उसमें प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके परिवार वाले कहते हैं कि उनको रूस में नजरबंद किया गया उसके बाद, नहीं तो अभी तक डॉक्यूमेंट्स जो है अभी तक रिलीज नहीं हुए, जिसके लिए मोदी सरकार ने काफी मुहिम की है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर काफी मुहिम की है। 16 जनवरी 2014 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया। आजाद हिंद सरकार ने 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पे, आजाद हिंद सरकार कब बनी थी? 1943 में। और 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 144वीं जयंती है, जिसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस, भाई ये बहुत बड़े पराक्रमी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रमी नेता थे। उनकी लड़ाई पैरेलल लड़ाई चल रही थी। महात्मा गांधी अलग तरीके से कोशिश कर रहे थे भारत को आजादी दिलाने में, लेकिन उन्होंने अपनी सेना बनाई, सेना गठित की। जापान, इटली, सिंगापुर, वहां पे जाके लोग लड़ाई और अंग्रेजों से कई प्रदेश छीन लिए। 1944 में कई प्रदेशों से अंग्रेजों से मुक्त करा दिए थे, लेकिन उस समय उनके जापान के कुछ 6 जुलाई को तक लगा गया, लेकिन उस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा। इस चक्कर में ये अदरवाइज शायद आजादी 1945 या 44 में ही मिल जाती, 47 तक नहीं रुकना पड़ता। और अगर नेताजी, जैसे कई लोग कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो भारत का बंटवारा नहीं होता। तो ये कई चीजें हैं जो हम लोग को पॉइंट टू पॉइंटर कहता है कि ये सोचते हैं, सोचने को हम लोग मजबूर होते हैं। तो कुछ इनके कोट्स हैं जो हम बताना चाहते हैं। मोटिवेशनल हिंदी कोट्स बाय नेताजी ऑन इंडिपेंडेंस। तुम मुझे खून दो, मैं। वो जीतना चाहते थे बाकी भारत को अंग्रेजों से लड़ के। उनका दूसरा कोट है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं।
हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिलेगी, हमारे अंदर की रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। नेशनलिज्म पे उन्होंने कुछ कोट दिए हैं। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श सत्य, शिव व सुंदर से प्रेरित है। भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सुषुप्त पड़ी हुई है। अब उनके कुछ कोट्स हैं स्ट्रगल पे, कुछ और कोट्स हैं इनके मैच्योरिटी पे। उन्होंने मैच्योरिटी और टाइम पे लिखा है, समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, चाहे वह किसी वृक्ष की हो चाहे व्यक्ति की हो, उससे हानि आगे चलकर भुगतनी ही होती है। यानी कि बिफोर टाइम मैच्योरिटी इज नॉट गुड। अपने कॉलेज जीवन की दहलीज में खड़े होकर मुझे अनुभव हुआ कि जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य है। एक्सपीरियंसेस पे बोले हैं कई, उन्होंने वेस्टिंग टाइम पे बोले हैं। हिंदी कोट्स ऑन वेस्टिंग टाइम, टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग। व्यर्थ की बातों में समय खोना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मैंने अपने छोटे से जीवन का बहुत सारा समय व्यर्थ में ही खो दिया है। उनको लगा कि मैंने काफी समय व्यर्थ किया है। उन्होंने मैडनेस पे बोला है, सनक होने पे। जिस व्यक्ति में सनक नहीं होती वह कभी भी महान नहीं बन सकता। ये बहुत बड़ा कोट है उनका। उन्होंने कहा है मैडनेस पे कि जिस व्यक्ति में सनक नहीं होती वह कभी भी महान नहीं हो सकता, परंतु सभी पागल व्यक्ति महान भी नहीं बन जाते, क्योंकि सभी पागल व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं होते। आखिर क्यों? कारण यह है केवल पागलपन ही काफी नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक है। उन्होंने ये कहा कि सनकी होना जरूरी है किसी आदमी को महान बनने के लिए, लेकिन सारे सनकी लोग महान नहीं बन जाते, क्योंकि पागलपन ही होना काफी नहीं है, इसके अतिरिक्त और कुछ बहुत जरूरी चीजें, इंटेलिजेंस होना जरूरी है, कई चीजें हैं। इमोशंस पे बोला है इन्होंने, भावना की बिना चिंतन असंभव है। इमोशंस पे, भावना की बिना चिंतन असंभव है। यदि हमारे पास केवल भावना की पूंजी है तो चिंतन कभी भी फलदायक नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आवश्यकता से अधिक भावुक होते हैं, परंतु ये वह कुछ सोचना नहीं चाहते। केवल भावना से ही काम नहीं चलता, आपको सोचना ही पड़ेगा। मेरी सारी की सारी भावनाएं मृत प्राय हो चुकी हैं। एक भयानक कठोरता मुझे कोसती जा रही है, और वो कठोरता है कि उनको चाहते हैं कि भारत जल्दी ही आजाद हो। स्वामी विवेकानंद पे क्या बोले हैं? स्वामी विवेकानंद का एक कथन बिल्कुल सत्य है, यदि हमारे पास लोह शिराएं हैं तो कुशाग्र बुद्धि है, तो तुम सारे विश्व को अपने चरणों में झुका सकते हो। अगर आपकी लोह मतलब आयरन शिराएं मतलब वेन्स, और कुशाग्र बुद्धि यानी कि आपका दिमाग बहुत तेज है, तो आप सारे विश्व को अपने चरण में झुका सकते हैं। तो इस बातों से मैं अपनी ये जो सुभाष चंद्र बोस पे कुछ अपने दिल की बात बताया मैंने। 48 साल की उम्र में ही इनका देहांत हो गया। आज़ादी उन्होंने 1943 में ही ऑलमोस्ट आधी आज़ादी या चौथाई आज़ादी दिला दी थी। कई प्रदेशों पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजों से छुटकारा पा लिया था। इंटरनेशनल आदमी थे। उन्होंने जापान, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, वहाँ पे लोगों से मदद मांगी। वो एक्चुअली में नेता थे। वो एक्चुअली ही वॉज ए रियल लीडर हु वांटेड टू गेट द फ्रीडम एज अर्ली एज पॉसिबल, मच बिफोर व्हेन महात्मा गांधी गॉट इट डन, या और बाकी लोगों की बता रहे 1947 से मिला, तो उससे पहले ही इनको आज़ादी मिल जाती। अगर इनकी आकस्मिक मृत्यु ना होती, जो कि आज भी सस्पेंस है, तो शायद भारत के टुकड़ा नहीं होता, भारत पाकिस्तान एक रहते, पाकिस्तान बनता नहीं, बांग्लादेश बनता नहीं, और हमें जो बॉर्डर की प्रॉब्लम्स है वो इतनी नहीं सहनी पड़ती। लेकिन ये डेस्टिनी है। सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 के बाद ये अलविदा कहेगा, या वेदर ही डाइड लेटर ऑन, बट ही वाज नॉट इन लाइफ और ही वाज नॉट इन पिक्चर। उसके बाद फिर 1947 में 15 अगस्त को आज़ादी मिली। उनका एक सपना था कि मैं अपनी आर्मी को लाल किले पे अपने दौड़ाऊंगा, वो उनका सपना अधूरा रह गया। वो लाल किले पे कभी नहीं आ पाए। तो ये सब बातें हैं। दिल की बात समाप्त करता हूँ। डॉक्टर वी गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 23 जनवरी 2021। 125वीं जन्म तिथि है आज सुभाष चंद्र बोस की। मैं उनको नमन करता हूँ, और बाकी लोगों को भी कहता हूँ कि इस तरह के लोग अभी और भी होने चाहिए, जो भारत को अभी भी एक तरह की गुलामी चली रही है हम लोग को, उससे आज़ादी दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत के रूप में भारत को एक स्पेशल गुलामी से आज़ाद कराना चाहते हैं। तो वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट। हमारे पास 135 करोड़ की आबादी है,
इस जनता का पूरा इस्तेमाल किया जाए तो भारत सुपर पावर बनने में कोई ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।